A very good morning all of you. सक्सेस इज जर्नी इज़ नॉट अ डेस्टिनेशन। यहाँ पे ये बात करी गई है, कितनी अच्छी बात है फ्रेंड्स। अगर आप अपने जीवन में कितना हो भी आगे निकल जाएं, लेकिन वो फुल स्टॉप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जीवन सदैव आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हर मनुष्य को रुकना नहीं चाहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जो भी ऑब्स्टेकल आए। तो कोई भी सक्सेस ये नहीं कि ये मुझे मिल गई बस ख़त्म, ये नहीं होना चाहिए। सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यही ज़िंदगी में आगे जाने का एक अच्छा पथ है, एक वे है। तो सदैव आगे बढ़ते रहें, तभी आप अच्छे डेस्टिनेशन तक जाएंगे। तो कोई डेस्टिनेशन नहीं है यहाँ पे, और सक्सेस को बनाया गया है कि एक जर्नी है, बस आप यात्रा बस कर सकते हैं और करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी अपडेट यहाँ देता हूँ वो आपको आसानी से मिल सके। आज बहुत अच्छे अच्छे एडिटोरियल आए हुए हैं। कुछ आपको एडिटोरियल काफ़ी डिटेल में मैं कवर करूँगा, और जो करंट अफेयर है वो भी कवर करूँगा। पीआईबी का कोई न्यूज़ है वो भी मैं कवर करूँगा, डाउन टू अर्थ का है वो भी कवर। तो ये सारी चीज़ें का अमलगमेशन यहाँ पे मैं आपको देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करता हूँ जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। 5 साल पहले स्वाजीलैंड के राजा ने अपने कंट्री का नाम बदल के दूसरा कर दिया था। उसका नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, उसका नाम आपको बताना है। आप कमेंट सेक्शन में जाके स्वाजीलैंड वर्सेस उसका रियल नेम अभी आप लिख सकते हैं। तो उसका क्या नाम है अभी लिखिए, कल मैं आपको ये प्रश्न का जवाब दे दूँगा। शुरू करते हैं। डेमोक्रेटाइजिंग टाइगर कंजर्वेशन, यानी टाइगर का जो कंजर्वेशन होता है वो कितना सही तरीके से हो रहा है, उसी पे यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। तो अभी जो रिसेंटली एक सर्वे निकला है रिपोर्ट में 2023 में, कि टाइगर का जो पॉपुलेशंस है वो कितना हो गया है। तो अभी एग्जैक्ट फिगर डाटा तो आउट नहीं हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, बट एक सर्वे हो चुका है, रिसेंटली सारे डाटा आ जाएंगे। उससे पहले देख लेते हैं टाइगर की स्टोरी जो अभी रिपोर्ट में आई है। टाइगर नंबर अभी रिलीज किए जाएंगे, अभी हुए नहीं हैं। 11 अप्रैल 2023 को अभी रिसेंट सर्वे कराता है गवर्नमेंट। या आपको बता दूं, 2018 में जो लायन की संख्या थी वो 2967 टाइगर यहाँ पे थे। ये क्वेश्चंस कई बार स्टेट पीसेस में पूछे गए हैं, और ये हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आए हैं। इसलिए ये जो टाइगर की स्टोरी और रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं, इसलिए ध्यान से देखिए और समझिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने मिनिमम एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन द टाइगर्स फोटोग्राफ ड्यूरिंग द सर्वे। तो जो भी एस्टिमेशन करी गई है वो सर्वे अभी 11 अप्रैल को जो हुआ है वो सर्वे का रिपोर्ट और नंबर सिस्टम के द्वारा जो भी टाइगर के रिसेंटली नंबर अपडेट होंगे वो आपको मिलेंगे। फाइनल नंबर विल कम, जो कि मैं आपको पहले बता दिया। और ये एक इंडिकेशन दी गई है कि 6% एनुअल ग्रोथ रेट चल रही है। तो एक्सपेक्टेड नंबर क्या हो जाएगी, 25 से 30%। क्यों हो जाएगी, क्योंकि 4 साल में एक बार इसका सर्वे हो रहा है, सेंसस हो रहा है। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हैं। तो 2018 का जो सर्वे था वहाँ पे 2967 टाइगर थे। अब 50 इयर्स एगो की बात करी गई तो बहुत तीव्र गति से टाइगर की संख्या घटी थी, जिसके कारण प्रॉब्लम में सारी की सारी इकोसिस्टम आ गई थी। इसलिए ये चीज़ें लाई गई। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1971, ये चीज़ें जब लाई जाती हैं किसके द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा। क्योंकि सब चीज़ों का प्रोटेक्शंस करना होता है, इसलिए ये चीज़ें आती हैं। और इन्वायरमेंट का अगर प्रोटेक्शन नहीं करेंगे तो कोई भी फ्लोरा फौना सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो जाहिर सी बात है, इसलिए ये चीज़ें लेके आती हैं। और क्या करती हैं, जब देखती हैं कि टाइगर की संख्या देश से इतना
तीव्र गति से डिक्लाइन हो रहा है, वहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट करती हैं, क्या बैनिंग करती हैं हंटिंग के लिए, ड्राफ्टिंग के लिए आप इसको कर नहीं सकते। तो यहाँ पे एक वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लीगल फ्रेमवर्क तैयार करती हैं, और इसको किसको कंसर्न में रख के कि इन्वायरमेंट का जो भी एनिमल हैं उनको हार्म नहीं होना चाहिए, उनकी पॉपुलेशन डिग्रेड नहीं होनी चाहिए, इसको कंसर्न में रख के ये चीज़ें लेके आती हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाती हैं, जो कि आज के डेट में उसका आपको लाभ मिल रहा है। यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन है कि टाइगर की जो संख्या है वो घटी है किसमें, झारखंड, छत्तीसगढ़ और ईस्टर्न घाट में, उसके साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न फॉरेस्ट में भी। तो यहाँ पे टाइगर की संख्या घटी है, वो इन्फॉर्मेशंस है। और इनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी की बात करी गई है, यूनिक हर लोकेशंस पे अलग अलग, वो भी हम लूज करते जा रहे हैं, क्योंकि जियोग्राफिकल रीजन डैशिंग होप्स ऑफ मेंटेनिंग लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन वाइबिलिटी नेचुरल रिकवरी। तो हर लोगों की, जैसे बंगाल टाइगर हो गया, साइबेरियन टाइगर हो गया, तो ये साउथ का टाइगर हो गया, तो ये हर लोगों का अलग अलग जेनेटिक वेरिएंट है। कान्हा टाइगर रिजर्व, द एक्सप्लोजन इन द चीतल पॉपुलेशन रिजल्टेड इन द हैबिटेट बिकमिंग अनसुटेबल। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, सिंपल सा फंडा है। जो कान्हा टाइगर रिजर्व है कहाँ पर है, आप लोग कमेंट सेक्शंस में बता सकते हैं। वैसे मैं क्वेश्चंस यहाँ पे अभी करूँगा इस पे, आज क्वेश्चंस जो दूंगा आपको नेशनल पार्क से क्वेश्चंस है, 5 नेशनल पार्क मैं आज पूछूंगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं अभी आपको क्वेश्चंस दूंगा। तो एक्सप्लोजन इन द चीतल पॉपुलेशन, तो चीतल पॉपुलेशंस में क्या हुई है, एक्सप्लोजन हुई है। कहाँ पे, कान्हा नेशनल पार्क। कान्हा नेशनल पार्क जो किसको इंडेंजर्ड कर दिया है, वहाँ के बारहसिंघा को, बारहसिंघा को इंडेंजर्ड किया हुआ है। तो बारहसिंघा इंडेंजर्ड है वहाँ पे, तो उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, टाल ग्रास की। तो जो टाल ग्रास पे बारहसिंघा डिपेंड हैं, अगर वो वहाँ पे उनकी पॉपुलेशंस डिग्रेड होती है तो कैसे वो सरवाइव करेंगे। इसी चीज़ को लेके अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलोकेट हो रही है कोई चीज़, कोई भी एनिमल, जैसे चीता हो गई, लायन हो गए, टाइगर हो गए, कोई भी अगर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसलोकेट हो रहे हैं तो क्या वो दूसरे एनिमल पे इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। तो अगर कोई भी इंडेंजर्ड या वल्नरेबल स्पीसीज है तो उसको कैसे आप प्रोटेक्ट करेंगे, इसको भी कंसर्न में रखने के लिए बात करी गई है इस एडिटोरियल में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एक रिस्ट्रिक्टिव लॉ है, जो कि मैं पहले आपको बताया, और ये ग्रेट डिटेलिंग के साथ इसको तैयार करी गई थी ताकि सारी की सारी चीज़ें अच्छे से कवर करी जाएं। वी नीड टू हैव अ फ्रेमवर्क, अभी भी हमको एक अच्छा फ्रेमवर्क बनाने की ज़रूरत है। क्या कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं उनको हम अपने साथ कनेक्ट कर सकें, ताकि जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनका प्रोटेक्शन एक बेहतरीन सिस्टम के द्वारा हो सके और कनेक्टिविटी बनी रहे, ताकि हम अवेयर होंगे और उसको हम ट्रैक कर सकेंगे। सिटीजन्स, साइंटिस्ट और एनजीओ की बात करी गई है, बिजनेस को पार्टिसिपेट करने की बात करी गई है, तभी हम एक मीनिंगफुल कंजर्वेशन पे जा सकेंगे। ऐसी चीज़ें यहाँ पे लेकर आई है, ऐसी चीज़ों की बात करी जा रही है अभी। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लार्ज ट्रैक्ट ऑफ फॉरेस्ट एंड रिजर्व फॉरेस्ट अंडर जुरिडिक्शंस ऑफ द टेरिटोरियल विंग ऑफ द स्टेट फॉरेस्ट की बात करी जा रही है कि इनके अंदर आए, केवल सेंटर के पास ही ये सारी चीज़ें नहीं हो, ऐसी बातें बोली जा रही हैं। अब सब मिलके जब आ जाएंगे तब अच्छे से किसी भी चीज़ का कंजर्वेशंस और प्रोटेक्शंस होंगे। अदरवाइज केवल सेंटर हाथ डालेगी और ना एनजीओ रहेंगे, ना कम्युनिटी लोकल रहेगी, ना कोई सिटीजन सेंट्रिक अप्रोच होगा, ना साइंटिफिक होगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी मेजर। लेकिन अगर सारे मिलके एक साथ आ जाएंगे तो आप सोचो कितने आसान तरीके से इसको हम टैकल कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें बात इसमें करी गई है।
अब देख लेते हैं, अगर बात आई है टाइगर की तो प्रोजेक्ट टाइगर को कैसे छोड़ा जा सकता है। प्रोजेक्ट टाइगर की स्टार्ट 1973 में हुई और प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी इसकी टेन्योर में थी, वही स्टार्ट करती हैं। और बंगाल टाइगर की पॉपुलेशंस बहुत तीव्र गति से डिग्रेड हो रही थी, जिनके कारण ये शुरू करी गई। अभी रिसेंटली अगर बात करी जाए तो रिसेंटली हमारे देश में 2018 में जो सर्वे हुआ, उस सर्वे में 2967 टाइगर पाए गए, लेकिन अभी 3300 के आसपास तो हो ही गए होंगे। अभी रिसेंटली 54 टाइगर रिजर्व जो मेंशन करी गई है वो कौन सा है? रानीपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, और ये कौन सा है? 54th। ये कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखें। और इसका मोटो क्या है? इंडिया लीड टाइगर कंजर्वेशंस। अप्रैल 1973 में ये इसकी स्थापना होती है, इस्टेब्लिशमेंट होता है इंदिरा नेहरू गांधी जी के द्वारा। और ये क्वेश्चंस, इसके इस्टेब्लिशमेंट का ईयर यूपीएससी में, यूपी पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में तो फेवरेट है, कई बार क्वेश्चंस पूछे हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। सभी लोगों ने बहुत ही बेसब्री से यूपी गवर्नमेंट की तारीफ़ें सुनी होंगी। यूपी गवर्नमेंट में कुछ ऐसे इंसिडेंट अभी रिसेंटली हुए हैं जिनको हम सभी लोग सुने। तो क्या इंसिडेंट है कि आतिक अहमद और असद, उनके बेटे और उनके भाई, तीनों लोगों की डेथ हो चुकी है। इसी डेथ को लेके यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट क्या फॉर्म करी है? एक जुडिशियल कमीशन की इन्वेस्टिगेट करेगी किसको? कि आतिक और उसके भाई को, जो 3 लोग मारे हैं, उसके बारे में पूरी की पूरी इंक्वायरी बैठी है। तो जुडिशियल कमीशंस फॉर्म कर दी गई है टू इन्वेस्टिगेट किलिंग ऑफ आतिक बर्दत। अब देखते हैं क्या होगी। और कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि यह एक डिवाइन जस्टिस है, भगवान अच्छा किए, ऐसा लोग बोल रहे हैं। लेकिन देखिए, कोई क्रिमिनल है तो उसे कॉन्स्टिट्यूशंस के अनुसार उसे पनिशमेंट मिलनी चाहिए, ना कि अपने मन से उसे कोई आए और गोली मार दे। तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन का हनन हो गया एक तरीके से। और लीगल वे में अगर बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में पनिशमेंट के अच्छे प्रोविज़न हैं। जो भी अगर क्राइम करता है तो उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे अपने मन से अगर कोई भी कानून को तोड़ रहा है, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे कोई पीपल हो, तो फिर एडमिनिस्ट्रेशंस पे किसी का विश्वास नहीं रह जाएगा। लॉ एंड जस्टिस पे किसी का विश्वास नहीं रहेगा और ये सिस्टम रन नहीं कर सकती। ऐसी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में अगर हैं तो उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि यह देश डेमोक्रेटिक कंट्री है और अपनी डेमोक्रेटिक सिस्टम बड़ी अच्छी है, बड़ी प्यारी है, बाबा साहब ने बड़े सोच के बनाई है। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं, इसका पालन करना अत्यंत ही आवश्यक है। यहाँ पे नई चीज़ें निकल के आ रही हैं। एक दिल्ली के सीएम को 9 घंटे तक सीबीआई ने क्वेश्चनिंग की। अच्छी बात तो ये है कि सीबीआई क्वेश्चनिंग करी, लेकिन सीबीआई का तारीफ़ किए कौन? आम आदमी पार्टी के हेड हमारे अरविंद केजरीवाल जी। अरविंद केजरीवाल जी ने इसकी तारीफ़ करी कि हाँ, हमसे भले ज़्यादा क्वेश्चंस पूछें, लेकिन क्या किए वो अच्छे से क्वेश्चंस पूछें, रिस्पेक्ट के साथ क्वेश्चंस पूछे सीबीआई ने। और जो भी क्वेश्चन पूछे सारे क्वेश्चंस की मैंने रिप्लाई करी। तो ये इनके ऊपर भी सीबीआई चार्जेज हो गए हैं। अभी देखिए क्या होता है। और ये एक डर्टी पॉलिटिक्स बता रहे हैं। 9 आवर्स उनसे क्वेश्चन पूछी, पूरे 56 क्वेश्चंस उनसे डीलिंग करी। तो ये तो ऐसे ही मैंने डाल दिया था कि देखते हैं बाद में क्या इनका
आता है आउटपुट। ये एक ऐसी इंसिडेंट है जो सोचने पे विवश कर देती है। अगर आप एक ऑफिसर्स बनेंगे तो आपको इसके बारे में अवश्य सोचना होगा। 65 साल के एक बुजुर्ग को कुत्तों के द्वारा काटा गया और वो मर गए। तो आप स्ट्रीट डॉग्स को देख सकते हैं, छुट्टे जो डॉग होते हैं एएमयू के कैंपस के आसपास, यहाँ पे उनकी डेथ हो गई। अगर आप एक ऑफिसर्स हैं उस एरिया के, तो आपसे मेरा ये प्रश्न है, आप यहाँ पे क्या करेंगे? अगर आप भविष्य में बनते हैं तो यह एक क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप क्या करेंगे यहाँ पे और किस प्रोसीजर के तहत आप इस पे एक्शन लेंगे, आपके एक्शन क्या क्या होंगे वो आप मेंशन ज़रूर करें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है। आर्मी में बिल्ड बैली ब्रिज, काजीरंगा प्रोटेक्ट राइनो डोमेन। तो बैली ब्रिज क्या होता है पहले वो हम समझेंगे, फिर काजीरंगा कहाँ है वो हम देखेंगे। बैली ब्रिज एक ऐसी ब्रिज होती है जो फैब्रिकेटेड होती है। फैब्रिकेटेड होती है मतलब उसको जब मर्जी चाहे तब बना दें और जब मर्जी चाहे तब उसको डिसमेंटल कर दें, ऐसी ब्रिजें होती हैं। ये कनेक्टेड होती हैं आपस में। लेकिन अगर लकड़ी की ब्रिजें हैं, किसी और चीज़ की, स्टील की ब्रिजें हैं, ऐसी चीज़ें, तो ये डिसमेंटल नहीं करी जा सकती अगर परमानेंट बनी है। तो इसलिए यहाँ पे बैली ब्रिजेस की बातें करी गई है। क्यों ब्रिज की बात करी गई है? क्योंकि जो फ्लड आ रहा है काजीरंगा नेशनल पार्क में, वहाँ पे ब्रह्मपुत्रा नदी है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी फ्लड करती है जिसके कारण एनिमल्स को बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाता है, कितने एनिमल की डेथ हो जाती है। तो पॉपुलेशंस और राइनो को लेके स्पेशली यहाँ पे प्रॉब्लम आई है। तो इस टाइप के ब्रिज बनाने की बात करी गई है ताकि उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी दोनों सही रहे। अब ब्रिज बनेगी तो जाहिर सी बात है जो भी फ्लड प्रोन एरिया है उस एरिया में क्या होगा, उस एरिया में जो भी एनिमल होंगे उस एरिया के एनिमल को सेफ्टी होगी। वो जैसे ही बाढ़ आएगी, फ्लड आएगी, वह ब्रिज के ऊपर चल के कहीं और निकल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा चीज़ें नहीं होंगी तो वो क्या होगा, दहते बहते कहीं और निकल जाएंगे, डेथ भी हो जाएगी। ऐसी चीज़ें निकल के आ रही हैं। तो एक परमानेंट सॉल्यूशंस की बात करी गई है अभी। तो देखते हैं काजीरंगा नेशनल पार्क में क्या होता है। ये असम में है आपके काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर ये ब्रह्मपुत्रा नदी है इधर को बह रही है तो ये काजीरंगा नेशनल पार्क है। अब बात आती है मर्डर ऑफ लॉ ऑर्डर, देयर मस्ट बी इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इनटू आतिक अहमद केस। एक स्ट्रॉन्ग एडिटोरियल है, उसको हम लोग समझेंगे कि इस एडिटोरियल के पीछे लिखने का पर्सपेक्टिव क्या है। एडिटोरियल के पीछे लिखने की पर्सपेक्टिव क्या है एडिटर की, वो हम यहाँ समझेंगे। तो अभी सभी लोग जान रहे हैं कि आतिक अहमद का एनकाउंटर हो गया, इनका एनकाउंटर हो गया। तो इनकाउंटर के पीछे जो इंडिपेंडेंस इंक्वायरी की मांग करी जा रही है वो क्यों करी जा रही है? जाहिर सी बात है, अगर देश में कोई भी क्राइम होता है तो एक सिस्टम है और एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता है। उसी के प्रोसीजर के अनुसार, उसी लॉ को मान के जो भी कानून कहता है उस हिसाब से उनको पनिशमेंट मिलता है। ये लीगल सिस्टम हो गई। अगर ये आदमी लीगल सिस्टम को तोड़ देता है और मनमानी जितने भी क्रिमिनल्स हैं उनको इनकाउंटर होता है, तो क्या होगा? आपको कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशंस पे ट्रस्ट ही नहीं है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन सही से रन ही नहीं करेगा, जो आगे इलेक्शंस जीत के आएंगे उनको भी ट्रस्ट नहीं होगा, जिस स्टेट में जाएंगे यह एक ऐसी चीज़ें हो जाएंगी जो हर स्टेट को फॉलो करने के लिए इनकरेज करेगा। तो ये चीज़ें लेके आया है, जो ये चीज़ें, ये ऐसी चीज़ें हैं कि जो डेथ जैसे भी हुई, इनको इनकाउंटर जो भी हुआ,
लेकिन इनकाउंटर होने के बाद यहाँ पे इंक्वायरी की डिमांड करी गई है ताकि ये सारी चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग में चल सकें। उनके ब्रदर खालिद की भी यहाँ पे इनकाउंटर कर दी गई है और 3 लोगों को पुलिस पकड़ी है। एक्चुअली वो पहले क्या थे, समाजवादी पार्टी के एमपी थे, तो उनका एक अपना दल भी था, अपना दल ये खोल चुके थे। आतिक अहमद पे 100 से ज़्यादा क्रिमिनल केसेस के चार्जेस भी हैं और इस चार्ज को वो अभी तक चल रही हैं, इनके चार्जेस अभी तक चल रही हैं और एक एलिग्ड क्रिमिनल्स ऐसा बोला जा रहा है कि इनको 3 लोग आए और इनकी पुलिस कस्टडी सुबह के आसपास जब ये जा रहे थे तो इनको 3 लोग आके मीडिया रिपोर्ट के रूप में वो लोग थे कि हम मीडिया हैं, और जैसे ही वो अपना कैमरा नीचे करते हैं गन लेके उनको दिमाग में, उनके ब्रेन में शूट करते हैं और उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तो ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं और यहाँ पे 3 मेंबर का कमीशंस हेड किया गया कि फॉर्मर हाई कोर्ट जज इसको इंक्वायर करेंगे और देखेंगे कि क्या है। इस चीज़ को यहाँ पे रिसेंटली ये चीज़ें आई हैं, लेकिन ये सब चीज़ें होने से पहले आतिक अहमद जब कोर्ट पहुँचते हैं तो कोर्ट में सीधे सीधे डिमांड क्या रखते हैं कि हमें मेरे लाइफ की बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरी डेथ हो सकती है, वो सीधे सीधे ये बोलते हैं। हमें क्या चाहिए, वो अपना डिमांड रखते हैं कि हमको आप सिक्योरिटी दें, हमको सिक्योरिटी दें और मेरी डेथ हो सकती है, मेरा इनकाउंटर हो सकता है। लेकिन कोर्ट जो है रिफ्यूज़ कर जाता है ऐसा कुछ देने से और आज के डेट में उनका इनकाउंटर हो चुका है। तो ऐसी चीज़ें इस चीज़ में बोली गई हैं, इस एडिटोरियल में बोली गई हैं और यूपी पुलिस की यहाँ पे कहीं ना कहीं लापरवाही एडिटोरियल में मेंशन है कि एडिटर कह रहे हैं यूपी पुलिस की बहुत सारी यहाँ लापरवाही है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो यूपी पुलिस को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यूपी गवर्नमेंट को जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं मर्डर ऑफ लॉ की बात करी जा रही है। मर्डर ऑफ लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश में बोली जा रही है कि इस चीज़ का डिग्रेडेशन हुआ है। ऐसी चीज़ें एडिटर बोल रहे हैं। नेक्स्ट चीज़ें जो देखी जा रही हैं, नॉट अ व्हिसल ब्लोअर, यह एक इतना इम्पोर्टेंट एडिटोरियल है कि इसकी क्या बातें बोलूं, बहुत ही मज़े आएंगे, इसको अच्छे से देखते हैं। पेंटागन का जो लीक होता है 2023 में, वो यूएस को और यूएस के एलाइज को बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। कैसे? पेंटागन लीक एक जैक टेक्सीरिया 21 साल के एक बंदे ने करी है, जैक टेक्सीरिया। तो ये जब करते हैं तो इनको अरेस्ट कर दी जाती है। अरेस्ट कर लिया जाता है क्यों? क्योंकि यह एक बहुत ही सीक्रेट सेंसिटिव डॉक्यूमेंट होते हैं और ये पेंटागन लीक जब हो जाती है, रिपोर्ट ये लीक हो जाती है, ये इंटरनल रिपोर्ट हो जाती है। आखिर कैसे ये चीज़ें लीक हुई, यह बहुत ही कॉन्फिडेंशियल और अनफैटरिंग होती है। फिर भी ये चीज़ें लीक कैसी हुई, इसी के लिए जो बाइडन ने इंक्वायरी बैठाई है कि इसको जल्दी से जल्दी पता करिए कि आखिर लीक हुई तो ये कैसे लीक हुई, क्योंकि ये इंटरनल डॉक्यूमेंट थी वहाँ की और ये लीक हो चुकी है। अब लीक क्या हुई है, तो यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट में ये बताया गया है कि यूएस जो है पूरा सपोर्ट कर रहा है यूक्रेन को कि आप अपना अटैक और वार जो है कंटिन्यू रखिए और वार कंटिन्यू रखिए ताकि जो भी चीज़ें चले मैं आपको ऐसे सपोर्ट करूँगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन है, तो जिसके कारण बहुत सारे इंटरनल चीज़ें हैं यहाँ पे जो चीज़ें लीक हो गई हैं। अब लोग ये समझने लगे हैं कि यूएस क्यों बैकिंग कर रहा है, यूएस
क्यों सपोर्ट कर रहा है, आर्म्स इम्यूनिशंस क्यों दे रहा है। तो रसिया और यूक्रेन के बीच की जो लड़ाई है वो लंबा खिंच गई है। तो कई सारे लीडर्स ये कह रहे हैं कि अगर यूएस सपोर्ट नहीं करता तो कुछ ही दिन में यूक्रेन गिर जाता। ऐसी चीज़ें सभी लोग जान रहे हैं और इस रिपोर्ट में ऐसी चीज़ें ही मेंशन है कि यहाँ पे इस रिपोर्ट में ये बोली गई है यहाँ पे कि जो भी चीज़ें यूएस सपोर्ट करा है वो सारी की सारी डिटेलिंग इस रिपोर्ट में मेंशन है। इसलिए यूएस की मिलिट्री जेन्युइनली सपोर्ट कर रही है किसको, यूक्रेन को। यहाँ पे ऐसी बातें बोली गई हैं। अब ये चीज़ें निकल के आती हैं और लेकिन इसको विशल ब्लोअर नहीं बोला गया है। क्यों? क्योंकि विशल ब्लोअर वो होता है जो एक समाज के लिए, एक सोसाइटी के लिए वेलफेयर की एक्टिविटी के लिए करता है, वो विशल ब्लोअर होता है। ये तो लीक किया गया है चीज़ें, अब देखिए क्या होता है। इनको अरेस्ट कर लिया गया है, बाकी जो होगा वो आगे आपको देखने को मिलेगा। अब आते हैं नेक्स्ट एडिटोरियल की तरफ। तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे हामिद अंसारी साहब की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट इनकी लिखने की कलाएं हैं और ये एडिटोरियल है डिप्लोमेसी विद चेंज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस। तो क्या चेंज आया है उस पे हम देखेंगे और किसकी बातें ये कर रहे हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखते हैं, बात कर रहे हैं कि पैसिफिक सेटलमेंट डिस्प्यूट जो थी वो क्या थी कि यह फिगर किए हैं इन आर्टिकल 33 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर एमंग मीन्स ऑफ पैसिफिक सेटलमेंट डिस्प्यूट बट इन लीगल टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम गुड ऑफिसेस एंड आर्बिट्रेशंस। तो अच्छे ऑफिस और आर्बिट्रेरी जो तरीके होते हैं उसमें दोनों में अंतर है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ें ये मेंशन कर रहे हैं। इन्हें जॉइंट स्टेटमेंट मार्च 10, 2023 10 मार्च 2023 को यहाँ पे आप देख सकते हैं ईरान, सऊदी अरेबिया और चाइना का एक कॉर्नर सिटिंग टेबल पे तीनों का मीटिंग होता है। इस टेबल पे मीटिंग होता है तो क्या निकलता है कि तीनों जो सऊदी और ईरान जो आपस में थे इनका मीटिंग चाइना करवाता है। अब देखिए, एक शिया कंट्री है, एक सुन्नी कंट्री है। तो ईरान जो है एक शिया कंट्री है, सऊदी जो है एक सुन्नी कंट्री है, तो इन दोनों में बनती ही नहीं थी। लेकिन रिसेंटली जो 10 मार्च 2023 की मीटिंग हुई है उसमें ये जाके चाइना ने इंटरमिंगल किया है और ये तीनों को एक साथ लेके आया है और ये दोनों सऊदी और ईरान आपस में इनकी बननी शुरू हो गई है। तो दोनों एम्बेसी अपनी अपनी डिप्लोमेट एक्सचेंज करने की बातें कर रहे हैं, सेटअप करने की बातें कर रहे हैं, एक अच्छा रिलेशन डेवलप करने की बातें कर रहे हैं, जिसके कारण एक वर्ल्ड का जो जियो पॉलिटिक्स है वो इम्पैक्ट हो गया है। वर्ल्ड का जियो पॉलिटिक्स जो बैलेंस बना हुआ था अभी वो क्या हो गया, फ्लक्चुएट करने लगा है। कैसे कि अगर कोई एशिया का मेंबर जाके आपके वेस्ट एशिया के आसपास, जैसे चाइना हो गया, तो चाइना सऊदी को और ईरान को डील कर रहा है। अगर बात करी जाए यूएस को, तो यूएस यहाँ पे क्या इनको आइसोलेट कर रहा था, किसको, यूएस ईरान को आइसोलेट कर रहा था। किस चीज़ के लिए कि आप जेसी पोआ ज्वाइन करो, और ये 2015 में आया था। इसको जेसी पोया के चलते यहाँ पे क्या किया था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, देखिए आप देखिए। तो इस चीज़ को ये ऐसा था कि ये अपने जो न्यूक्लियर प्रोडक्शंस करते हैं, ये जो अपने बॉम्बिंग के लिए आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए ऐसी चीज़ें यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट करके रखा था। तो यूएस ने इन पे रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज करते जा रहा था, लेकिन वहीं चाइना आके दाव खेल जाता है और चाइना इन दिनों को दो को एक बना देता है और एक बना के अपना जियो पॉलिटिक्स ग्लोबल
एक नया क्रेडिबिलिटी ले लेता है। तो जिसके कारण ये नए रूप से देखा जा रहा है कि चाइना का हस्तक्षेप इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में बहुत अच्छे से चल रहा है। वहीं माना जा रहा है कि यूएस का जो डिप्लोमेसी है वो डिक्लाइन हो रहा है और चाइना का जो डिप्लोमेसी है वो एक्सकलेट हो रहा है। ऐसी चीज़ें यहाँ पे बोली गई हैं। अमेरिका और इजरायली का भी सेम रिएक्शंस है, दोनों का वही बातें हैं कि मेजर पावर इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। यहाँ पे बात करी गई है चाइना का जो पावर है अब शुरू हो रहा है। चाइना अभी तक तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सबसे ज़्यादा था, अब जो है ये जियोपॉलिटिक्स में भी सबसे ऊपर चढ़ने का बात करी गई है। यूएस और इजराइल इक्वली सरप्राइज हैं, हालांकि अभी कुछ बातें ज़्यादा निकली नहीं हैं, लेकिन अंदर अंदर सभी को शॉक लगा है, एक अच्छा वाला शॉक लगा है, जिसके कारण प्रॉब्लम आने वाले समय में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ये चीज़ें तय हैं। बैकग्राउंड की बात करी गई है तो ये अभी इसी वक्त जाके एडवांस मीटिंग नहीं हुई है, यह बहुत लंबा प्रोसेस से चाइना ने इस गेम को डील किया है। क्या देखते हैं। बायलैटरल 2016 की बात करी जा रही है, वहाँ पे तेहरान, रियाद, अबू धाबी, ये तीनों एक स्पेसिफिक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। अब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं गल्फ़ की, तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल यहाँ पे एक बनी हुई है। तो गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल इन रिलेशन विथ यमन एंड सीरिया, यहाँ पे चाइना का बहुत पहले से ही पुरानी नज़र थी। वो चाहता है क्या, वह चाहता है अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को एक्सपेंड करना चाहता है ताकि विश्व में वो एक अच्छी कनेक्टिविटी बना सके, जिससे उसका ट्रेड, मिलिट्री, उसकी कैप्चरिंग, लैंड कैप्चरिंग सिस्टम, तो अपनी उसकी जो आइडियोलॉजी है उसको वो आगे बढ़ा सके और वर्ल्ड पे रूल भी कर सके। ये आइडियोलॉजी के साथ वो आगे बढ़ रहा है। ऐसी चीज़ें वर्ल्ड पावर बनने के चक्कर में ऐसी चीज़ें चल रही हैं। अब दिसंबर 2022 में जी जिनपिंग जो हैं सऊदी अरेबिया की एक ऑफिशियल विजिट पे चलते हैं और वहाँ पे बातें होती हैं, जिसकी थीम क्या रखती हैं वो कि बिल्डिंग ऑन पास्ट अचीवमेंट एंड जॉइंटली क्रिएटिंग अ ब्राइटर फ्यूचर ऑफ चाइना, जीसीसी। तो इसकी ये चीज़ें, ये थीम से आप समझ सकते हैं कि ये कितनी पुरानी चीज़ें ये हैं, जिसके कारण चाइना विल कंटिन्यू टू फर्मली सपोर्ट जीसीसी कंट्री, और चाइना जीसीसी कंट्री गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल कंट्री को सपोर्ट करेगा, उनकी सिक्योरिटी में सेफगार्ड करेगा, हेल्प करेगा, और एफर्ट बाय द कंट्री ऑफ द रीजन टू रिजॉल्व डिफरेंट थ्रू डायलॉग, कंसल्टेशंस एंड बिल्ड जीसीसी आर्किटेक्चर। ऐसी चीज़ों में उनकी मदद करेगा, उनके डेवलप में, उनकी सिक्योरिटी में, ऐसी चीज़ों में मदद करेगा चाइना, जिसके कारण ये चीज़ें आज आपको एक मीटिंग के रूप में यहाँ पे दिख रही हैं। ये चीज़ें तब जाकर के सफल हुई हैं। तो चाइना का लंबे समय से हाथ था उस पर, और चाइना आज के डेट में लोग देख रहे हैं कि आज ये अचानक से मीटिंग हुई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमीद अंसारी साहब का ये कहना है, यहाँ पे उन्होंने मेंशन करा है। ऐसी चीज़ें प्रायोरिटी बेस पे 5 चीज़ें स्ट्रेस करी गई हैं। क्या कि 5 प्रायोरिटी एरिया जो निकल के आई है कि एनर्जी में कोऑपरेशन करेंगे, फिनांस एंड इन्वेस्टमेंट कोऑपरेशन करेंगे, इनोवेशन करेंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बातें करेंगे, एरो स्पेस में कोऑपरेशन होगी, चाइनीज़ लैंग्वेज और कल्चर का भी कोऑपरेशन होगा। तो सोच सकते हैं आप, अपना चाइनीज़ लैंग्वेज और कल्चरल का अमलगमेशंस हमेशा चाइना चाहता है, जिसके कारण ये चीज़ें कल्चरली कनेक्ट करना चाहता है। जब जिस आदमी को कल्चरली और रिलीजियसली कनेक्ट कर दीजिएगा वो जल्दी छूटता नहीं है, ये चाइना बड़े अच्छे से जानता है बात। इसीलिए चाइना का जो लैंग्वेज सेंटर है वो नेपाल के तराई क्षेत्रों में कई जगहों पे मिलता है, अदर कंट्रीज़ में भी बहुत जगहों पे मिलता है। तो वो मिलिट्री बेस तो बना रहा है, लेकिन अपना एक कंट्री का सेटअप, लैंग्वेज, अपने खाने पीने वाली चीज़ें, वहाँ के कल्चर ट्रेडिशंस को भी फैलाता है, ताकि जो वो कॉलोनी बनाएगा वो
अपने तरीके से ही बनाएगा और डेवलप करेगा। इसीलिए जहाँ भी चाइना जा रहा है, लोगों को इतने ज़्यादा लोन दे रहा है कि उसके लोन के इंटरेस्ट को भी लोग नहीं चुका पा रहे हैं, जिसके कारण उसके डेप्ट के अंदर में ट्रैप हो जा रहे हैं। और ट्रैप हो जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनसे वो डिमांड करता है, लोगों को मजबूरन मानना पड़ता है, और वो अपना मिलिट्री बेस उस हिसाब से बनाते रहता है। जैसे कि अगर बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट है, 99 साल के लिए लीज पे ले लिया है, सभी लोग जानते हैं। ईरान में हाथ घुसेड़ दिया, सऊदी में हाथ घुसेड़ दिया, वो आपके यमन में हाथ घुसेड़ दिया, अफ्रीकन कंट्री में पहुंचा हुआ है, तो हर जगह वो पहुंचा हुआ है। म्यांमार में बातें चला रहा है, हर जगह वो पहुंचा हुआ है, जिसके कारण ऐसी चीज़ें निकल के आई है। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे वो फोकस किया है, जो इंडिया इससे दूर भाग रहा है। और इंडिया का स्टैंड क्या होना चाहिए, यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि इंडिया के स्टैंड ये होना चाहिए स्टैंड की इंडिया के सबसे नज़दीक रहने वाले ये कंट्रीज हैं, सबसे नेबरहुड के आसपास आप समझ सकते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया इससे दूर रहा। यहाँ पे इंडिया इस एक्टिविटी से बहुत हद तक अपने आप को अलग रखा, और जब भी इंडिया की बात आती है तो वो टॉक करने पे लग जाता है, एक्टिविटी करने पे नहीं लगता, जिसके कारण इंडिया अभी इस सब चीज़ों से दूर है। तो इंडिया को अगर यहाँ तक पहुँचना है तो ये कह रहे हैं इंडिया को कंपटीशन करने की ज़रूरत नहीं है चाइना से, इंडिया को अपनी इकोनॉमी और मिलिट्री कैपेसिटी पे ध्यान देना चाहिए, तभी जाके ऐसा कुछ हो पाएगा, जो इंडिया अभी ध्यान दे रही है, कर रही है। तो ऐसी चीज़ें, ये डिप्लोमेसी विद द चेंज इन टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस, हामिद अंसारी साहब की ये एडिटोरियल थी, और यह एक वन ऑफ द बेस्ट एडिटोरियल कह सकते हैं हामिद साहब की। तो चलिए देखते हैं आगे क्या आता है। ये देखिए, लीगलाइजिंग सेम सेक्स यूनियन विल इम्प्रूव मेंटल हेल्थ आउटकम इमंग LGBTQIA प्लस इंडिविजुअल भी यहाँ पे अब ऐड होने की बात करी गई है। ये अभी बातें चल रही हैं, ज़्यादा डिटेलिंग इसकी मैं नहीं कवर करूँगा। सुप्रीम कोर्ट शेड्यूल कर रहा है हियरिंग कि सेम सेक्स मैरिजेज को भी माना जाए। सेम सेक्स मैरिज डिफरेंट है, और 370 जो आई थी आर्टिकल वो डिफरेंट है, तो इसलिए अभी बात चलेगी। देखते हैं क्या सुनवाई होती है, क्या इक्वालिटी का बातें चल रही है यहाँ पे कई सारे रिसर्चर ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा हो जाएगा तो लोगों का मेंटल हेल्थ सही होगा, लोगों का आउटकम सही होगा। ऐसी चीज़ें 93% ऑफ द रेस्पोंडेंट बिलीव करते हैं कि हाँ, इसको लीगलाइज कर देना चाहिए। ऐसी बातें चल रही हैं, अब देखते हैं क्या सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट देता है। G7 की मिनिस्टर अभी कमिट किए हैं कि क्या 2035 तक यहाँ पे कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी हम लाएंगे। तो कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी लाओगे आप कैसे भैया, जब तक आप रिन्यूएबल एनर्जी को नहीं लाओगे आप कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी नहीं ला सकते। कारण ये है कि आपकी, मान लीजिए चाइना हो गया, तो चाइना सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से प्रोड्यूस करता है, कोल से। इंडिया हो गया, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी किस चीज़ से प्रोड्यूस करता है, कोल से। ये दोनों कंट्री अपने आप में भी बहुत ज़्यादा वेटेज रखती हैं। क्यों? क्योंकि पोल्यूशंस मैक्सिमम ये कंट्री कर रही है, चाइना। तो चाइना पोल्यूशन कर रही है, तो इसलिए ये कमिट कर रहे हैं 2035 तक कि ये चीज़ें हो जाए। तो G7 की जो मीटिंग हुई है वो सैप्रो में हुई है। सैप्रो कहाँ है, ये जापान में है। सैप्रो जापान की एक सिटी है, वहाँ पे ये मीटिंग हुई है। तो इसमें पार्टिसिपेंट भारत से भूपेंद्र यादव, यहाँ पे इन्वायरमेंट मिनिस्टर, वो किए हैं, और 2035 तक बात करी गई है। और ये G7 की जो मीटिंग हुई है वो अहेड ऑफ G7 समिट इन हिरोशिमा दिस मई। तो G7 की जो समिट होगी वो हिरोशिमा में होगी। अभी अहेड आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई, वो कहाँ होगी, हिरोशिमा में, ये भी याद रखिएगा। और बात करी गई है सारे पार्टिसिपेंट के द्वारा कि यहाँ पे एक्सेलरेट करेंगे किस चीज़ को, सोलर, जाहिर सी बातें करनी पड़ेगी, विंड एनर्जी करनी पड़ेगी, और इन्वेस्टमेंट को प्रोड्यूस करेंगे। क्या करें 1000 गीगावाट आप 2030 तक ये चीज़ें
करी जाएंगी। ऐसी चीज़ें लेके आई है। यहाँ पे कुछ बातें ये हैं कि इंडिया का ऑब्जेक्शन था लैंग्वेज में कि आप फेज आउट क्यों बोलते हो, आप फेज आउट मत बोलो, आप बोलो फेज डाउन। इंडिया ने अपने कमेंट को यहाँ पे बोला है कि फेज डाउन किया जाए कोल को, क्योंकि फेज आउट का मतलब आप सीधे ख़त्म कर रहे हो, फेज डाउन का मतलब आप डाउन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, कोई भी ऐसी विश्व में कंट्री नहीं है जो सीधे बोलेगी कि हम इसको फेज आउट करेंगे, और सीधे फेज आउट नहीं कर सकती कोई भी कंट्री। धीरे धीरे कंट्री घटा रही हैं, तो इसको फेज डाउन बोला जाएगा। यह एक राइट वर्ड है। तो इंडिया ने अच्छा वर्ड दिया यहाँ पे। यूरोप के लोग की बात करी जाए और यूएस की बात करी जाए तो यूएस की एनर्जी, यूरोप की एनर्जी गैस पे टिकी है। हालांकि हम लोगों की एनर्जी कोल पे ज़्यादा टिकी है, हाइड्रो पावर, विंड पावर, सोलर पावर, इन सब पे भी टिकी है, लेकिन कम है। लेकिन कोल पे ज़्यादा हम लोग भी रिलाई करते हैं। अब बात आती है यहाँ पे आईपीसीसी की नॉट इंक्रीज। आईपीसी इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये क्या कहता है कि जो टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो टेम्परेचर बन रहा है 1.5 डिग्री सेल्सियस से आप ऊपर नहीं ले जाइए, जिनके कारण ये दिक्कतें होंगी। तो किस बेस पे? प्री इंडस्ट्रियल लेवल बाय एंड ऑफ सेंचुरी। तो इस सेंचुरी तक ये बात करी गई है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाने देना है, जिसके कारण ये चीज़ें प्रॉब्लम हो जाएंगी नहीं तो। अब रीअफर्म आवर कमिटमेंट टू द एलिमिनेशन ऑफ द इफिशिएंट फॉसिल फ्यूल सब्सिडी बाय 2025। इंडिया भी इसके लिए 2025 पर जो भी हम फॉसिल फ्यूल पे सब्सिडी दे रहे हैं वो 2025 तक हम कह रहे हैं कि अब बंद कर देंगे, घबराइए मत, ताकि इसका प्रमोशन नहीं, इसका डिमोशन हो और सभी लोग रिन्यूएबल एनर्जी और पे शिफ्ट हों, और विंड, इलेक्ट्रिसिटी, सोलर और थर्मल, जियोथर्मल, ये सब इलेक्ट्रिक, बायोगैस, इस सब चीज़ पे आदमी आए और जिसके कारण प्रॉब्लम नहीं हो। तो रिन्यूएबल पे जब शिफ्टिंग होगी तभी जाके ये चीज़ें होंगी। ऐसी चीज़ें जिस मिनिस्ट्री में कमिट करी गई है कि 2035 तक ये चीज़ें ख़त्म करी जाए। किस चीज़ के? कार्बन फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शंस की। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे न्यूज़ है। बर्लिन जो है शट किया, अपने क्या बंद कर दिया बर्लिन ने न्यूक्लियर रिएक्टर को। वहीं फिनलैंड यूरोप का सबसे लार्जेस्ट वन ओपन किया है। तो यहाँ पे फिनलैंड नेक्स्ट जनरेशन ओल्किल्यूतो 3 न्यूक्लियर रिएक्टर, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है। लार्जेस्ट इन यूरोप यहाँ पे स्टार्ट करी गई है। नारायण प्रसाद साहू यहाँ पे नेपाल के नए फॉरेन मिनिस्टर, इनका हंसता हुआ चेहरा देख सकते हैं। चाइनीज डिफेंस मिनिस्टर पुतिन हेल्स मिलिट्री टाई, यहाँ पे आपस में गठबंधन चल रही है अभी। और कैश स्ट्रैप पाकिस्तान की इंक्रीज हो गई। बताइए 10 रुपये, यहाँ पे इतनी भूखमरी है फिर भी 10 रुपये पेट्रोल बढ़ गई। यहाँ पे लूला पहुँच चुके हैं यूएई में, और रशिया वार पे फिर बात किए हैं। यूएस को फिर से कमेंट कसे हैं कि आप ये सब ना करिए। यूरोप एंड यूएस कंटिन्यू टू गिव देयर वे, यहाँ पे दिक्कत है, और यूक्रेन को मत उकसाइए। ऐसी चीज़ें यहाँ पे लूला डी सिल्वा ने बोला है। लूला डी सिल्वा कौन है? ये ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं, मैं पहले ही आपको बताया। और भी कुछ ज़्यादा चीज़ें हुई नहीं। अब यूएई में आए हुए हैं, तो यूएई में डिस्कशन कुछ कर रहे हैं, और उसके बाद शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान से ये जो बातें करेंगे फिर आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। आगे देखते हैं। यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन श्री अमित शाह जी प्रेजेंट किए हैं किसको? महाराष्ट्र भूषण अवार्ड किसको 2022 का किसको प्रेजेंट किए हैं? अप्पा साहेब धर्माधिकारी को। ये कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं। अप्पा साहब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण अवार्ड दिया गया है। और पिछले साल का महाराष्ट्र भूषण अवार्ड अगर आपको याद हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल नहीं भूलें। वो किसी सिंगर को दिया गया है, आप नाम दे सकते हैं। भारत गौरव एक ट्रेन है जो चलाई गई है, वो देख लेते हैं। भारत गौरव ट्रेन किसके लिए चलाई गई है? तो अंबेडकर सर्किट पे पड़ी है, नाम सुनते ही आप समझ गए होंगे। जी हाँ, दीक्षा भूमि और ड्रैगन प्लेस नागपुर।
तो ड्रैगन प्लेस नागपुर और दीक्षा भूमि यहाँ के आसपास यहाँ तक चलाएगी। तो 15 अप्रैल टूरिस्ट विजिटेड माहू। माहू एक प्लेस है, किसका बर्थ प्लेस है? ये भीमराव रामजी अंबेडकर का माहू प्लेस है। माहू कहाँ पे है? एमपी में। अंबेडकर यात्रा ट्रेन शुरू गई है। भारत गौरव यात्रा याद रखिएगा, भारत गौरव ट्रेन। और ये किससे रिलेटेड है? तो अंबेडकर साहब से रिलेटेड है। 14 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जाती है, ये याद रखिएगा। तो न्यू दिल्ली से शुरू करी गई है ये ट्रेन। कौन सी ट्रेन? भारत गौरव ट्रेन। तो भारत गौरव ट्रेन निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से शुरू करी गई है। और कौन कौन सी जगह पे जाएगी तो देख लेते हैं। ये न्यू दिल्ली से चल के माहू, नागपुर और सेक्रेड बुद्धिस्ट साइट भी जाएगी। क्यों जाएगी बुद्धिस्ट साइट? क्योंकि बाबा साहब लास्ट में अपने धर्म को त्याग के बुद्धिस्ट बन गए थे, याद रखिएगा। तो सांची जाएगी, सारनाथ, गया, राजगीर और नालंदा की टूर ये इटिनरी में है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट देखते हैं G20 मैक्स क्या है। तो मैक्स क्या है ये भी न्यूज़ में है। 3 दिन की लंबी G20 मैक्स मीटिंग है। मैक्स मीटिंग क्या होती है वो हम यहाँ पे देखेंगे। मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट, मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है। कहाँ पे? वाराणसी में हुई। अगर क्वेश्चन आए तो बिल्कुल भूलना नहीं है। यहाँ पे बात करी जा रही है महर्षि की। महर्षि की बात करी जा रही है। महर्षि का फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, ये भी याद रखने वाली बातें हैं। मिलेट्स एंड अदर एंशिएंट ग्रेन इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव, इसको महर्षि के रूप में बताया गया है। प्रपोज फॉर डेलिब्रेशन अ G20 इनिशिएटिव ड्यूरिंग इंडियाज प्रेसिडेंसी, तो इंडियाज प्रेसिडेंसी के लिए ये चीज़ें इनिशिएट करी गई है। महर्षि एम्स एट एडवांसिंग रिसर्च कोलाबोरेशन एंड जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट मिलेट। तो महर्षि किसके लिए? मिलेट के लिए यहाँ पे बात करी गई है। मिलेट क्या है? बाजरा है, एक प्रकार से ग्रेन है। तो इस ग्रेन का बात करी गई है। क्यों बात करी जा रही है? क्योंकि 2023 जो ईयर है वो मिलेट को दिया गया है। तो 2023 मिलेट को दिया गया है, याद रखिएगा। मिलेट का एक नया नाम दिया गया है बजट में। आप लोगों को अगर याद हो तो ज़रूर कमेंट सेक्शंस में आप लोग लिख सकते हैं। तो ये इंटरनेशनल ऑफ द ईयर यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं व्हाई गंगा पॉल्यूटेड। अभी भी गंगा क्यों पॉल्यूटेड है उसके बारे में हम देखेंगे। तो गंगा अभी भी पॉल्यूटेड क्यों है वो हम लोग देखते हैं कि जल शक्ति स्टेट के जो मिनिस्टर हैं वो विश्वेश्वर टूडू ये बताते हैं पार्लियामेंट में कि नमामि गंगा प्रोग्राम हैज़ बीन एबल टू रिड्यूस पॉल्यूशन लोड। अच्छा, बहुत सही, वेरी गुड, बहुत सही। तो ये रिड्यूस कर रहा है, लेकिन फिर भी साफ गंगा क्यों नहीं हो रही भाई? अगर रिड्यूस कर रहा है तो आप ये तो बताइए। गंगा रिवर तो 2014 से लेके सेंटर हैड टेकन 409 प्रोजेक्ट विद बजट आउटले ये कितना है? 32912। बताइए, हम लोग पढ़ ही नहीं पाएंगे, इतना लंबा ये अंक लिखा हुआ है। किस चीज़ के लिए? क्लीन अप करने के लिए। किसको? रिवर को। बताइए, रिवर को क्लीन करने के लिए इतना खर्च भी कर दिए, रिवर क्लीन भी नहीं हो रही है। Oh my God. At least 71% ऑफ द रिवर्स मॉनिटरिंग स्टेशन रिपोर्ट करी गई है अलार्मिंग लेवल ऑफ फीकल कॉलीफॉर्म, यानी यहाँ पे मलमूत्र को पाया गया है इनकी नदियों में। किनकी नदियों में? गंगा की नदियों में। तो गंगा नदी में ये चीज़ें मलमूत्र पाई गई हैं, जिसके कारण वह बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण हो रही है, जिसके कारण वहाँ जो एक्वेटिक लाइफ है वह डिग्रेड हो रही है। तो एक्वेटिक लाइफ डिग्रेड हो रही है, क्यों हो रही है? क्योंकि उसकी जो BOD है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड लेवल है, वो जब इन फ्लक्चुएट होता है तो उनको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये CPCB से क्वेश्चंस UPSC कई बार पूछी है, इसलिए आप लोग याद रखिए। CPCB किस मिनिस्ट्री में आती है? यह आती है इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, उसके अंदर आती है CPCB। और ये अपनी पावर कहाँ से लेती है? ये अपनी पावर लेती है एयर एक्ट 1981। एयर एक्ट 1981 से CPCB अपनी पावर लेती है। ये सब मेंशन नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं।
अगर आपको यकीन नहीं है तो आप जाके देख सकते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये CPCB। तो टेस्ट करी गई है 59 ऑफ द 97 स्टेशंस। आपको अभी बताऊंगा मैप के जरिए कि कहाँ कहाँ पे हुआ। तो 61% ऑफ द रिवर इन जनवरी, तो जनवरी में ये चीज़ें करी गई है। और ये चीज़ें ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड करी गई है कहाँ पे, ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स, इन सब चीज़ों में ये चीज़ें इन्फेक्ट कर रही हैं, जिनके कारण ह्यूमंस और एनिमल्स को प्रॉब्लम हो रही हैं। क्यों? क्योंकि अनट्रीटेड डिस्चार्ज हो रहा है कहाँ पे, डायरेक्टली रिवर सिस्टम में। तो जो भी वेस्टेज निकल के आती है नाली से, वो सीधे कहाँ पहुँच रही है, सीधे नदी में डाला जा रहा है बिना किसी ट्रीटमेंट के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। तो वहाँ पे प्रॉब्लम होगी। 5 मेजर स्टेट जहाँ से गंगा बहती है, क्या आप उसके नाम दे सकते हैं? अगर दे सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। विच रिवर फ्लो जनरेटेड 1013 मिलियन लीटर्स पर डे, मिलियन लीटर पर डे MLD, 10,000 मिलियन के आसपास लगभग ये जनरेट कर रही है रिवर। तो सीवेज मटेरियल यहाँ पे डंपिंग करा जा रहा है, जिसके कारण कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रही है, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। और ये स्टेट को भी यहाँ पे देखना पड़ेगा कि जिस स्टेट से जो चीज़ें जा रही हैं वो इसको ध्यान दे। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड की पहले बात करी गई है, तो 17 स्टेशंस रिमेंड हायर देन द परमिशनल लेवल थ्रू आउट द 2022। 2022 में जो परमिशनल लेवल है उसमें से 17 जगहों पे BOD बहुत हायर पाई गई, जिसके कारण BOD इज ए मेजर ऑफ द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय एरोबिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो शोषण करते हैं। और बायोकेमिकल ऑक्सीडाइज द ऑर्गेनिक मटेरियल, ऑक्सीडाइज करता है ऑर्गेनिक मटेरियल। इट अफेक्ट द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन रिवर, द हायर द BOD लेसर द ऑक्सीजन। तो हायर BOD, यहाँ से भी क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं, हायर BOD लेसर ऑक्सीजन, जिसके कारण ये बैलेंस जब सिस्टम आ जाती है, तो वहाँ के किसी भी पॉन्ड में, किसी भी रिवर सिस्टम में जब ये BOD ऊपर चला जाएगा तो वहाँ की एक्वेटिक लाइफ कैसी होगी, एक्वेटिक लाइफ नीचे आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इनको भी ऑक्सीजन चाहिए, बिना ऑक्सीजन के भाई कोई नहीं रह सकता। अच्छे ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, तो आपको अच्छे ऑक्सीजन चाहिए तो रिवर को क्लीन करना पड़ेगा, आपको सीवेज ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, आपको डंपिंग नहीं करने देना है, आपको जो भी रिवर के किनारे जो भी फर्टिलाइज़र का प्रयोग होता है उसको ऑर्गेनिक में बदलना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र को रेगुलेट करना पड़ेगा। तो ये गंगा रिवर जहाँ जहाँ जाती है उन जगहों पे रेगुलेशंस लाने पड़ेंगे। ये देख सकते हैं गंगा रिवर कुछ इस तरीके से जाके डेल्टा बे ऑफ बंगाल में बन जाती है। ये डर्टी अभी भी है, इस कारण 100% सैंपल लिया गया बिहार से, 100% सैंपल वेस्ट बंगाल से, 50% सैंपल लिया गया उत्तर प्रदेश से। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा बात करी जाए तो बिहार और वेस्ट बंगाल में पोल्यूशन लेवल बहुत हाई है। ये आपको छोटे छोटे जो दिख रहे हैं वो इसके स्टेशंस हैं जहाँ पे ये टेस्टिंग होती है, ऐसी चीज़ें निकल के आई हैं। तो ये उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल का जोन है, जिसके कारण ये प्रॉब्लम आ रही है। इंडस्ट्री के एफ्लुएंट भी, जो भी इंडस्ट्री के वेस्टेज हैं मटेरियल एफ्लुएंट, वो भी डायरेक्टली उसी में मर्ज हो जा रहे हैं। बहुत सारे जगह पे जो डेड बॉडी होती है उसको भी जला रहे हैं नदी के किनारे, और बहुत सारे जगहों पे गाय भैंस उनको नहवाने के लिए वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। बहुत सारे लोग अपनी गाड़ी धुलते रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें वेस्टेज जो उसमें नदी में डंपिंग हो रही है, ये रोकना पड़ेगा, तभी जाके वो नदी क्लीन होगी। बहुत सारे रिलीजियस एस्पेक्ट हैं, लोग फ्लावर्स, प्लास्टिक बैग, वाटर बॉटल, पता नहीं क्या क्या, ब्रश एक्सेट्रा, जो भी प्लास्टिक मटेरियल है नदी में डायरेक्टली डाल देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वाटर को डिग्रेड कर रही है, उनके ऑक्सीजन को, डिमांड को ये डिग्रेड कर रही है। तो जिसके कारण पॉल्यूशंस बढ़ता रह रहा है नदी में, इसको हमें कंट्रोल करना होगा। अब देख लेते हैं, यहाँ पे 2 ओल्ड क्वेश्चंस मैं डाला हूँ, आपको मैं यहाँ पे पढ़ के बताता हूँ। इसके क्वेश्चंस मैं
इसके आंसर मैं कल दूंगा, इसलिए आप इसको अच्छे से समझें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रेड रिलेटेड एनालिसिस ऑफ फौना एंड फ्लोरा, ठीक है, इन कॉमर्स, ट्रैफिक जिसको बोली गई है, TRRFFIC। ट्रैफिक इज ए ब्यूरो, बोला जा रहा है एक ब्यूरो है अंडर यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, इन्वायरमेंट प्रोग्राम। क्या है ये सही बात है? आप लोग बताइएगा। द मिशन ऑफ ट्रैफिक, इसका जो मिशन है इंश्योर करता है किसको, कि ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड प्लांट एंड एनिमल इज़ नॉट ए थ्रेट, या थ्रेट नहीं है टू कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अब बताइए कौन सा सब स्टेटमेंट सही है? 1 2 दोनों नहीं। दूसरा क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रॉम द इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एज्यूम इम्पोर्टेंस इन बीइंग अ गुड लिंक बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड वेस्टर्न घाट। यानी बात करी जा रही है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट को कौन सा अच्छे से जोड़ता है। तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, नल्ला मल्ला फॉरेस्ट, नागरहोल नेशनल पार्क, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व, तो कौन जोड़ता है उसको आप बताइए। ये यूपीएससी के डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, आपके प्रैक्टिस के लिए मैंने दिए हैं। इसके कल आंसर आपको मिल जाएंगे, इसकी डिटेलिंग आपको कल मिल जाएगी। आप अभी जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आइए चलते हैं कुछ नेशनल पार्क के लिए। तो श्री साइलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे है आपको बताना है। नाम ढापा नेशनल पार्क कहाँ है आपको बताना है। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ है आपको बताना है। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है आपको बताना है। मुकुंदरा नेशनल पार्क कहाँ है वो आपको बताना है। ये थी आज की पूरी कहानी। तो आप लोग सेव करिए वाटर, नो प्लास्टिक, रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करिए और अपने अर्थ को क्लीन रखिए और हेल्दी रखिए और स्वयं हैप्पी रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग पूरा एकेडमी।